अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट टाइम हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, एक था बाइनरी फिशन और दूसरा था फ्रेगमेंटेशन। आज हम लोग बाकी के तीन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है बडिंग। बडिंग के नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो पेरेंट बॉडी होती है उसके अंदर एक छोटी सी आउट ग्रोथ निकल आती है। ठीक है, जो भी बॉडी का जो सेल होता है उसके अंदर एक छोटी सी आउट ग्रोथ निकल आती है जिसे हम लोग बड कहते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल आती है जिन बॉडीज़ के अंदर बडिंग होती है, इसमें एग्जाम्पल आती है यीस्ट। यीस्ट क्या होती है? ये यूनिसेलुलर फंगस होती है। यूनिसेलुलर यानी कि यही है कि उसकी बॉडी यूनिसेलुलर होती है, यानी कि सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है और फंगस होती है ये यीस्ट। इसके अंदर रिप्रोडक्शन इस तरह से होती है कि एक स्मॉल सा बड निकल आता है, आउट ग्रोथ निकल आती है उसके सेल के साइड पे। ठीक है, क्योंकि वो है यूनिसेलुलर, एक सेल से ही वो मिलकर बना होता है यीस्ट। तो उसके वो जो सेल होता है उसके बाहर एक छोटी सी आउट ग्रोथ निकल आती है जिसे बड कहते हैं। अब होता क्या है, इसकी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिवीजन होती है। सबसे पहले जो भी सेल का न्यूक्लियस है उसकी डिवीजन होनी है। जैसे डिवीजन हो जाएगी, दो न्यूक्लियस बन गए। अब एक जो न्यूक्लियस होगा वो बड में चला जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर ही रहेगा। इस तरह से जो पेरेंट सेल होता है वो ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा बड भी बना ले एट अ टाइम। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही बड बनाए। उसके बाद क्या होता है कि बड का साइज़ बड़ा हो जाएगा और उसके बाद जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट ऑर्गेनिज्म के होंगे उसी तरह उसके अंदर भी वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये होता है कि बड जो है वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म नया बन जाता है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बड जो होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते या होते ही नहीं है पेरेंट बॉडी से। इस केस में क्या होता है कि वहाँ पे कॉलोनीज बन जाती हैं इंडिविजुअल्स की। ठीक है, तो दोनों केसेस हो सकते हैं। कभी कभार बड सेपरेट हो भी सकते हैं और कभी कभार नहीं भी होता, और जब नहीं होता तो वहाँ पे कॉलोनीज बनती हैं। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दी हुई है। ये सबसे पहले हमारे पास है पेरेंट यीस्ट, जो कि सिंपल एक यूनिसेलुलर फंगस है। ठीक है, इधर सबसे पहले क्या होगा कि छोटी सी आउटग्रोथ निकली है, यानी कि बड की फॉर्मेशन हुई है। फिर आगे न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या हो जाएगा कि एक बड जो होगा एक जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा वो बड में चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है कि ये बड अलहदा से सेपरेट हो जाए या फिर हो सकता है कि वो साथ ही अटैच रहे। अगर अटैच रहेगा तो क्लोरीज बनाएगा और अगर तो सेपरेट हो जाएगा तो सिंपल न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये तो बात हो गई फंगस की। अब कुछ एनिमल्स भी आते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बडिंग। उनके अंदर भी बर्ड्स की डेवलपमेंट होती है। इसमें एग्जांपल आती है हाइड्रा, स्पॉन्जेस एंड कोरल्स। ये भी बडिंग के जरिए इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है। इनके अंदर क्या होता है कि बॉडी की साइड में एक छोटी सी बड बनती है। सबसे पहले ये किस तरह से बनती है? माइटोसिस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका बड का क्या होता है? साइज इंक्रीज हो जाता है। किस तरह से? क्योंकि उसके अंदर सेल्स की डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सेल्स की फॉर्मेशन होती है। माइटोसिस में आपको पता है कि सेल्स की डिवीजन होती है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो भी बड होगा वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। अब यहाँ पे अगर अभी मैंने आपको बताया कि एनिमल्स आते हैं लाइक हाइड्रा, स्पॉन्जेस और कोरल्स में बडिंग के जरिए होती है। अब ये अगर हम कोरल्स की बात करें तो इस केस में क्या होता है कि बर्ड्स पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होते, यानी कि वो साथ में अटैच ही रहते हैं, उन्होंने अलग नहीं होना होता। कोरल्स के अंदर बर्ड अलग नहीं होते। तो इस केस में क्या होगा कि वहाँ पे कॉलोनीज बन जाती हैं।
तो उन कॉलोनीज के बाद क्या होता है कि बर्ड का साइज इंक्रीज करेगा और उसके बाद न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे बाय रिमेनिंग अटैच टू द पेरेंट बॉडी। ठीक है, वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच ही रहेंगे जब उन्होंने नई ऑर्गेनिजम्स डेवलप करने होंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगला जो मेथड आता है वो है स्पोर फॉर्मेशन। ये भी नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। अभी हम लोगों ने बडिंग में देखा, उसमें हम लोगों ने यीस्ट के बारे में डिस्कस किया है। स्पोर फॉर्मेशन में भी फंगस की एग्जांपल आती है जिसे हम लोग राइजोपस कहते हैं। राइजोपस में क्या होता है कि जैसे ही ये जो फंगस होती है इसने रिप्रोडक्टिव एज में जब पहुंच जाना होता है, जब उसने रिप्रोडक्शन करनी होती है, तो इसमें होता क्या है कि जो इसके बॉडी के सेल्स होते हैं वो थिक वॉल्ड स्पोर सैक्स बना देते हैं। यानी कि इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर हाइफी होती है, इनकी नीचे वाले स्ट्रक्चर होती है पतली पतली, जिस तरह स्टेम्स होती है ना उस तरह हाइफी होती है, उसके ऊपर इन्होंने राउंड सी शेप बना लेनी होती है। थिक वॉल्ड होती है जिसके अंदर सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को ये जो ऊपर बनाते हैं हाइफी के ऊपर, इसको हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है कि सेल्स की डिवीजन होती है मल्टीपल टाइम्स और उसके बाद डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और डॉटर सेल्स जिसे हम लोग स्पोर्स कहते हैं। तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से इनकी रिप्रोडक्शन होती है। अब हर स्पोर जो है वो कवर हुआ है विद द थिक वॉल्स। ठीक है, जिसे अब थिक वॉल्स को हम कहते हैं सिस्ट। और इन सिस्ट की वजह से क्या होता है कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं वो वाले स्पोर्स। ठीक है, और जब स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाता है तो उसने अपने रिलीज कर देने हैं, जो भी सारे स्पोर्स आते हैं वो बर्स्ट हो जाएंगे और स्पोर्स सारे रिलीज हो जाएंगे। जब उसके बाद जब स्पोर्स हमारे पास उनकी रिलीज हो जाना है, उसके बाद क्या होता है कि जब जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी उन्होंने जर्मिनेट करना है उन स्पोर्स ने और उसके बाद डेवलप कर देंगे इनटू द न्यू राइजोपस। इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन होती है राइजोपस के अंदर। अच्छा, ये अगर आप ये नेट में सर्च करेंगे, इसकी डायग्राम आपकी बुक में नहीं दी हुई, ये आप अगर स्पोर फॉर्मेशन अगर आप राइजोपस की नेट में सर्च करेंगे तो आपको इजीली उसकी डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से उनके हाइफी के ऊपर स्पोरेंजियम बनते हैं और उसके अंदर सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद वो बर्स्ट हो जाते हैं तो सारे स्पोर्स अंदर से निकल जाते हैं और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी और उन्होंने दोबारा से राइजोपस की उनमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। इस तरह होता है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज भी आती हैं जो कि स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें एग्जांपल आती है क्लॉस्ट्रीडियम एंड बैसिलस स्पीशीज। ठीक है, ये जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं ये भी थिक वॉल्ड होते हैं, पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये बैक्टीरियल सेल्स के अंदर बनते हैं। बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं ना, इन्होंने उसकी बॉडी सेल्स के अंदर बनना होता है। ठीक है, ये बाहर की तरफ नहीं बनते। ये अब जो बैक्टीरिया के जो भी सेल्स होते हैं ये उनके अंदर डेवलपमेंट इनकी होती है उन बैक्टीरियल स्पोर्स की। इसी वजह से इसको एंडोस्पोर्स कहते हैं। ये हमारे पास आती है स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरियम। ये हमारे पास बैक्टीरिया है, सपोज कर लेते हैं, इसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन हुई जिसे हम लोग एंडोस्पोर कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, पेरेंट सेल जैसे ही ब्रेक करेगा स्पोर्स एंडोस्पोर्स बाहर निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद उसकी एंडोस्पोर की जर्मिनेशन होगी और दोबारा से बैक्टीरियम बन जाएंगे। डिफरेंट जितने भी स्पोर्स होंगे वो सारे नए बैक्टीरिया बना देंगे। ठीक है, इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन होती है बैक्टीरिया के अंदर। लास्ट मेथड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आता है वो है पार्थिनोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी कोई भी अनफर्टिलाइज्ड अगर एग है, ठीक है, उसने डेवलप करना होता है इनटू द न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो भी अनफर्टिलाइज्ड एग होगा
उसके आगे जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है वो किस तरह से होता है, पार्थिनोजेनेसिस से होता है। ऑफस्प्रिंग का तो होप्स तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, उसे हम लोग ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एग्जांपल्स कौन सी आती हैं, किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पार्थिनोजेनेसिस होती है? इसमें फिशेस आ जाती हैं, फ्रॉग्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हनी बी की एग्जांपल दी हुई है, क्वीन हनी बी है हमारे पास। वो क्या करती है, हनी कॉम्ब के अंदर उसने अपने एग्स को ले करना होता है। ठीक है, ये आप लोग को ऑलरेडी मेरे ख्याल में पता होगा कि जो क्वीन हनी बी होती है उसने हनी कॉम्ब के अंदर ही अपने एग्स ले करने होते हैं। ठीक है, अब इनमें से अभी मैंने आपको बताया कि पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग्स से क्या बनते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो इस केस में क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा जो भी वो एग्स ले करती है उसमें बहुत ज़्यादा एग्स अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। वो क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं इनटू द हैप्लॉइड मेल्स, जिन्हें हम लोग ड्रोन्स कहते हैं। जो भी मेल्स बीज होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ड्रोन्स कहते हैं। ठीक है, तो जो भी एग्स अनफर्टिलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने क्या किस में डेवलप होना है, इनटू द हैप्लॉइड मेल्स, जिसे हम लोग ड्रोन्स कहते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का डिफरेंस आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, माइटोसिस और मियोसिस का, जब हम लोगों ने चैप्टर स्टडी किया था। हैप्लॉइड क्या होता है, जिसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, और डिप्लॉइड में डबल नंबर होता है क्रोमोसोम्स का। अच्छा, अब ये कुछ है तो हम लोगों ने देख लिया कि अनफर्टिलाइज्ड हैं, वो मेल्स में उनकी मेल बीन्स उनमें से बन जाते हैं। अब एट द सेम टाइम जो भी एग्स फर्टिलाइज्ड होंगे वो फर्टिलाइज होंगे बाय द मेल बीज। मेल बीज के ज़रिए उन एग्स ने फर्टिलाइज होना है और उसके बाद उनमें से डिप्लॉइड फीमेल्स बनेंगे। जो अनफर्टिलाइज्ड थे उनमें हैप्लॉइड मेल्स बन रहे हैं, और जो फर्टिलाइज हो गई हैं बाय द मेल बीज वो किस में चेंज हो रहे हैं, वो डिप्लॉइड फीमेल बीज बनाएंगे। ठीक है, जिसमें न्यू क्वीन की डेवलपमेंट होगी और साथ में कुछ वर्कर बीज आ जाती हैं। जो भी फीमेल्स होंगी उनकी डेवलपमेंट होती है, जो भी फर्टिलाइज होंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस से डेवलपमेंट होती है। और ये भी पार्थिनोजेनेसिस भी को भी कंसिडर किया जाता है एज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक इतना ही था, मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया, सबसे पहले बर्डिंग के बारे में डिस्कस किया है। बर्ड की डेवलपमेंट होती है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और बर्ड की तरफ चला जाएगा। हो सकता है कि बर्ड साथ ही अटैच रहे हो, या हो सकता है वो सेपरेट हो जाए। तो इस तरह से बर्डिंग होती है। स्पोर फॉर्मेशन देखा जो कि राइजोपस में होता है। राइजोपस में ऊपर स्पोरेंजियम बनता है, स्पोरेंजियम से स्पोर्स बाद में रिलीज हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, और बाद में दोबारा से ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो जाती है। पार्थिनोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग से न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बस इन तीनों के बारे में डिस्कस किया है। ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज और MCQs के लिहाज से हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली बीच में अगर आप डायग्राम्स वगैरह डाल देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक का है। अगर आपने वहाँ से भी स्टडी करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।